एटॉमिक मास होता क्या है? तो इन जनरल वे में हम कहते हैं एटॉमिक का मतलब एटम से हो गया और मास का मतलब इसका मास हो गया, यानी एटम का जो भी मास होगा वो एटॉमिक मास है, यानी मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो एक एटम होगा उसका जो मास होगा वो एटॉमिक मास होता है। इसकी क्या है, अलग अलग तरीके से यूनिट चेंज की गई। स्टार्टिंग में जो इसकी यूनिट थी वो थी डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए उसके नाम से इसकी यूनिट जो स्टार्टिंग में थी वो डाल्टन रखी गई। फिर उसके बाद से चेंज किया गया, फिर बाद में उसे किया गया एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में से कहते हैं AMU। फिर इसे और चेंज किया गया कि ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक और नाम दिया गया यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और जिसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं यू से। तो ध्यान रखना, अब जो मॉडर्न है, मॉडर्न में हम इसे यू से दिखाएंगे। तो जो मॉडर्न में हम एटॉमिक मास की यूनिट को दिखाते हैं तो जनरली यू से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक यस। मास की डिफाइन ये नहीं लिखी जाती, लेकिन इसको भी समझना है हमने कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास इन जनरल। इसकी यूनिट स्टार्टिंग में डाल्टन्स थी, फिर एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, और बाद में से चेंज करके यूनिफाइड एटॉमिक मास यानी यू कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है तरुण? यस सर। ओके, अब देखो इसके आगे आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। जो हम जनरली देखते हैं वो एटॉमिक मास नहीं होता है, वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या देखा गया कि जो एक्चुअल में किसी का एटॉमिक मास है वो निकालना पॉसिबल नहीं है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं था जिससे हम किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालें, एक्यूरेट उसकी जो वैल्यू है उसे निकालें। तो इसे निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं था, इसे नहीं निकाल पाए हम लोग। तो फिर हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करके। जैसे आपके पेरेंट्स कंपैरिजन करते होंगे कि देखो वो पढ़ाई कर रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक कंपैरिजन है, उसके अच्छे मार्क्स आए आपके नहीं आए, तो ये होता है कंपैरिजन करना। स्कूल में टीचर्स कंपैरिजन करते हैं कि ये देखो ये स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, या किसी के रिस्पेक्ट में वो कहते हैं कि ये अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि रिलेटिव वैल्यूज निकाली जाती है। एक्चुअल में किसी की ओन पोजीशन को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम दो स्टूडेंट की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, इसके रिलेटिव में इसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं या इसका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल में किसका बिहेवियर या किसकी नॉलेज कितनी है उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसमें हम कंपेयर करते हैं, जबकि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है इसमें उसकी एक्चुअल कितना मास है, तो एक्चुअल मास को निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, इसे शॉर्ट में कहते हैं RAM। इसके अभी किससे किससे कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेफरेंस एटम को लिया, कोई रेफरेंस एटम होगा उससे हम कंपैरिजन करेंगे कि किसी का मास कितना है। तो रेफरेंस एटम के कंपैरिजन में किसी एटम का जो भी गिवन एटम होगा आपके पास उसका मास कितना है। सपोज करो कि मैंने रेफरेंस एटम ले लिया A जिसका मास है 5 kg है, ठीक है। तो अब इसके कंपैरिजन में अगर मैंने कहा कि B का मास बताओ तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, सपोज अगर B का मास 50 kg आया है तो A के रिस्पेक्ट में उसका मास हो जाएगा 50/5 यानी 10 ग्राम, 10 kg। यानी कि रेफरेंस से हमने कंपैरिजन किया कि A के कंपैरिजन में बताओ कि B कितने टाइम्स हैवियर है, क्योंकि वेट का मतलब हैवी हो गया।
तो हमने कहा 10 टाइम्स ज्यादा हैवियर है, तो उसी को हमने 10U कह दिया या 10 kg कह दो। तो ये क्या है, आपके पास कंपैरिजन है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक ही नहीं थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे हम किसी भी चीज का एक्यूरेट क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास, उसका एक्चुअल में मास कितना है उसको निकालना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपैरिजन किया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब आपको बता दिया मैंने कि कोई एक रेफरेंस एटम होना चाहिए और हम देखेंगे कि इसके कंपैरिजन में वो कितना हैवी है। किसी रेफरेंस एटम के कंपैरिजन में ये जो गिवन एटम है वो कितना हैवी है या कितना लाइटर है, इससे इसके रेफरेंस एटम के कंपैरिजन में, तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ध्यान रखना इसमें। अब सवाल ये आया कि रेफरेंस एटम हम किसको मानेंगे। जैसे आप कंपैरिजन करते तो किससे करते हैं, जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है उससे हम दूसरे की कंपैरिजन करते हैं कि देखो ये बहुत अच्छा है, दूसरा इसमें इतना बेकार है। यानी एक स्टूडेंट जो सबसे अच्छा है उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे की बात करते हैं। तो जो रेफरेंस एटम हम लेंगे उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि हम उसे रेफरेंस ले सके। जैसे बॉयज में हम कहेंगे जिसके अच्छे मार्क्स हो, बिहेवियर अच्छा हो, और मतलब पढ़ने में अच्छा हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो करेक्टरिस्टिक्स होता है रेफरेंस एटम के, कि जो आप रेफरेंस एटम लोगे उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो मोस्ट अबेंडेड होना चाहिए, ये नहीं कि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मोस्ट अबेंडेंस होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ एटम है जो उसका वो ज़्यादा होना चाहिए, वो ना ज़्यादा क्वांटिटी में वो नेचर में मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी जो खास बात थी वो ये थी कि ये मॉडरेट रिएक्टिव होना चाहिए, ना तो ज़्यादा और ना कम, मॉडरेट रिएक्टिव होना चाहिए, नाइदर मोर नॉर लेस रिएक्टिव, न तो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए न कम रिएक्टिव होना चाहिए। दूसरी खास बात है। तीसरी बात है, पहले तो उसके आइसोटॉप्स ना हो तो बेटर है, और अगर आइसोटॉप्स हो भी, सपोज करो आइसोटॉप्स उसके मिल गए, तो जो आइसोटॉप्स होगा उसकी क्वांटिटी वेरी 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 लेस होनी चाहिए। आइसोटॉप उसे कहते हैं कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। यस सर। अब स्टार्ट करा था किसने, शुरू में जब बताया तो जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया था। जॉन डाल्टन ने, तो जॉन डाल्टन ने कहा कि इस चीज को देखते हुए हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को मानते एज अ रेफरेंस एटम। जो रेफरेंस एटम है उसको हम किसको मानते हैं, हाइड्रोजन को माना जाएगा। तो इसके बेस पे उसने क्या किया, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि 1 के आसपास होता है, तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे वो आया कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम जो मास है 1 ही है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी इससे इसके कितने टाइम्स हैवियर है। जैसे हाइड्रोजन से कंपैरिजन किया तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कोई 10 टाइम्स ज्यादा हैवी है, तो हमने कह दिया ये 10 है, यानी इसका एटॉमिक मास 10 है। अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कोई 20 टाइम्स ज्यादा हैवी हो गया तो हमने कह दिया उसका एटॉमिक मास 20 है। अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में किसी का मास है जो वो 50 टाइम्स ज्यादा है तो हम कह देंगे उसका एटॉमिक मास 50 है। यानी इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हमने देखा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकाला कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो इससे हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालेंगे, तो इससे निकालना आसान है। ठीक है सर हाइड्रोजन ही लेते रेफरेंस पे। नहीं, अभी बता रहा हूं मैं, अभी तो ये हिस्ट्री चल रही है इसकी।
ओके सर। ठीक, लेकिन ये जो उसका कॉन्सेप्ट था ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, रिजेक्ट हो गया, यानी हाइड्रोजन को रेफरेंस हम नहीं मान सकते। तो उसके दो रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि जो इसका एटॉमिक मास था वो बहुत कम था। एटॉमिक मास 1 है तो बहुत कम हो गया। अब अगर सपोज करो कई हजार हजार एटॉमिक मास वाले आ गए तो उसको कंपैरिजन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए जो ये था, जब हम क्या करते, इससे दिक्कत क्या आई कि जो हाई एटॉमिक मास वाले होते, जिसके हजारों लाखों एटॉमिक मास हो जाएंगे, तो उसको कैलकुलेट करना क्या है, वहां पे इनएक्यूरेट हो जा रहा था। वो वहां पे एक्यूरेट नहीं हो रहा था। जब हम मेजर कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इनएक्यूरेसी आ रही थी, क्लियर आंसर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था। ठीक है, तो हाई एटॉमिक मास को जब हम उसका एटॉमिक मास निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो इनएक्यूरेट तरीके से आ रहा था, तो इसीलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा इसमें एक और रीजन क्या था कि जो इसमें हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1, 2 और 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो जो इसके आइसोटॉप्स होते हैं, इसकी क्वांटिटी भी कुछ क्या होती है, ज़्यादा होती है, जितना होना चाहिए था उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे जो इसका एटॉमिक मास होता है वो क्लियर 1 ना होके 1.008 होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्लियर नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो पहला था हाइड्रोजन का केस, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने। सेकेंड बार उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को चूज किया एज अ स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस एटम। अब उसने कहा कि ऑक्सीजन को चुनेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका वन एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/16, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास जनरली 16 होता है, तो उसका 1/16 के बेस पे कंपैरिजन कर दिया उन्होंने। 1/16 एटम ऑफ, यहाँ पे मास कर दो, 1/16 मास ऑफ वन एटम, वन ऑक्सीजन एटम। तो इससे कंपैरिजन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ तक भी ठीक चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसको रिजेक्ट करने का रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि जो आइसोटॉप्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 16, 17 और 18। तो यहाँ पे 3 आइसोटॉप्स थे। तो जो इसकी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, ये भी क्या थे, एबंडेंट में प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए क्या हुआ, जो ये इसकी कंसंट्रेशन थी वो थोड़ी सी क्या थी, एबंडेंट थी। और जबकि हमने कहा था कि जो रेफरेंस लेंगे हम लोग उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, आइसोटॉप्स की बहुत कम होनी चाहिए। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ऑक्सीजन का भी फाइनली इसको हटा दिया गया। अब हम क्या करते हैं, फाइनल लेते हैं कि हमने किसको लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हुए, दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब फाइनली 1961 में इंटरनेशनली, यानी बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके जब सारा चीज को देखा अच्छी तरह से, तो उन्होंने देखा कि कार्बन को अगर हम चूज करते हैं तो ये सबसे बढ़िया है इस समय। तो कार्बन को चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड या रेफरेंस के रूप में, स्टैंडर्ड या रेफरेंस एटम। फाइनली जो अब तक चल रहा है, यानी मॉडर्न में हम किसे रेफरेंस मानते हैं, कार्बन को रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन आया कि भाई अगर कार्बन को आप लेते हो तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक है 12, एक है 13 और एक है 14। तो इसके भी आइसोटॉप्स हैं, फिर आप इसे क्यों ले रहे हो। तो फिर इसका ये आंसर था कि जो 13 और 14 वाले होते हैं, ये दोनों के दोनों, ये नेचर में वेरी 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 लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। यानी मैक्सिमम लगभग 98 से 99% तक
जो परसेंट होता है वो यही होता है, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसको एक हिसाब से नेगलेक्ट मान के चलो। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो एक्यूरेट 12 एज्यूम किया गया, ध्यान रखना ये एज्यूम किया हुआ है, होता नहीं है एक्यूरेट, लेकिन इसको 12 एज्यूम किया हुआ है ताकि इसके रिस्पेक्ट में हम हर एक का एटॉमिक मास आराम से निकाल सकते हैं। तो फाइनली 1961 में इंटरनेशनली क्या किया गया, कार्बन को चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड या रेफरेंस एटम के फॉर्म में। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर फॉर्मूला चेंज हो गया, फिर आपका जो इसकी डिफाइन है वो चेंज हो गई। पहला वाला सेम रहेगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई, अब देखो कार्बन 12 होता है तो उसका 1/12 कर देंगे, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब इसको ऊपर से इंडिकेट करना पड़ेगा आपको 12, क्यों, क्योंकि कार्बन के तो बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, तो आप किसको कहोगे, तो हम उसे स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो C12 वाला है हम उसी को चूज कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं हम। तो 13 14 भी है उसमें प्रेजेंट, लेकिन हम केवल किसे कर रहे हैं एज्यूम, 12 वाले को। और ये एज्यूम किया गया कि कार्बन का एटॉमिक मास को अब से हम 12 एज्यूम करेंगे फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला। डिफाइन है तो आप डिफाइन भी इसी को कर सकते हो, कैसे, मास ऑफ द वन कार्बन एटम, वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक कार्बन का वेट निकालूंगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम, तो ये आएगा 12 AMU। अब मैंने कहा आपको कि U को हटा दिया गया है AMU को और U लिखते हैं, तो ये U एक ही बात है, 12 AMU भी लिखा होगा या 12 U लिखा होगा, दोनों एक ही बात है, नाम चेंज कर दिए गए हैं। अब जो एटॉमिक मास है उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट आई पहले, डाल्टन थी, क्योंकि डाल्टन ने उसे दिया था। उसके बाद आई एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लिखते AMU, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट लिया है, पहली बात। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखते हैं कि कार्बन का जो मास है उसे 12 एग्जैक्टली 12 एज्यूम किया गया है, ताकि हम इसके रिस्पेक्ट में एक्यूरेट आंसर निकाल सकें। यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब देखो इसके बाद आता है कि एटॉमिक मास यूनिट की डिफाइन क्या होती है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है, जैसे एक है 1A, जैसे मैंने कहा अभी कि कार्बन का एक एटम का मास है 12 AMU, ठीक है। तो एक का कितना होगा, तो एक का क्या होगा, एग्जैक्टली 1/12, क्योंकि एक एटम का कितना है 12 है, तो एक AMU किसके बराबर होगा, 1/12 के। तो एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम, क्योंकि कार्बन का एक एटम का मास कितना है 12 AMU है, तो एक AMU किसके बराबर होगा, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम के बराबर होगा। तो AMU 1 AMU यानी कितना हो जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, 1/12 हाँ, ऑफ द मास ऑफ वन C12 कार्बन। एटम, ठीक है। तो ये याद रहेगा, कई बार क्वेश्चन आता है यस सर। डिफाइन 1 AMU, तो आपको ये डिफाइन लिखनी है, एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसे 12 लिखना जरूरी है क्योंकि कई आइसोटॉप्स हैं, तो हम किसको मानेंगे, तो उसे स्पेसिफाई किया जाता है C12 से, यानी इसका एटॉमिक मास 12 लिया गया। क्लियर है। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है
कि अभी मैंने आपको कहा कि AMU को अब रिप्लेस कर दिया गया है U में। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। बात एक ही है, बस हमने नाम चेंज कर दिया। AMU बड़ा लिख रहा था, हर बार लिखते हम 12 AMU, 15 AMU, तो इसको शॉर्ट कर दिया गया कि इतना बड़ा कौन लिखेगा हर बार, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं 12U, जो आसानी से लिखा जाता है। तो इसीलिए अब मॉडर्न में AMU की जगह पे U को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, और इसे कहते हैं यूनिफाइड मास। क्लियर यहां तक? यस सर। अब इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन AMU, एवोगैड्रो नंबर और मास ऑफ एटम इन ग्राम। मास ऑफ एटम इन ग्राम, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है? कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि हीलियम है जो, इसका मास दे दिया टोटल मास की 52 AMU, फिर दे देगा हीलियम का टोटल मास है 52 ग्राम, या फिर और कुछ दे दिया, तो इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, तो इसको डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या है, इसके बीच में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो रिलेशनशिप करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहली चीज हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, C12 के एक एटम का मास कितना होगा, तो 12 AMU, ठीक है। और एक AMU क्या होता है, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, यही होता है 1 AMU इज इक्वल टू। और तीसरी चीज है, जब हम ग्राम में लिखते हैं इसे, तो ग्राम में कैसे हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे लिखते हैं 12 ग्राम, और ये 12 AMU लिखा है। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये किसके रिस्पेक्ट में है, AMU पर एटम। इसमें कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे बच्चे, आप देखोगे क्लास में तो उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि AMU में दिया है और एक ग्राम में दिया हुआ है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। AMU का मतलब होता है कि एक एटम के बेस पे दिया हुआ, जबकि एटॉमिक मास का मतलब होता है, अगर ग्राम में दिया होगा यानी पर मोल, एक मोल में इतने हैं। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ये एक एटम के हिसाब से, एक एटम का मास कितना है 12 AMU, लेकिन एक मोल एटम का मास कितना है, तो ये होगा 12 ग्राम। तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। दिख रहा है आपको कि 12 AMU और 12 ग्राम, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। यहां तक समझ में आया आपको स्टेटमेंट? यस सर। अब देखो इसी स्टेटमेंट को बेस पे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। अब मैंने कहा आपको कि जो एटॉमिक मास होता है, जैसे मैंने कहा पर मोल, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12, एक मोल कार्बन का मास कितना है, एक मोल का मास से ध्यान रखना 12 ग्राम, एक का नहीं कर रहा हूं मैं, एक मोल का कह रहा हूं मैं। और आपको पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो में हमने पढ़ा था 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23। इतने समझ में आया? यस सर। अब इसकी वैल्यू को यहां रख दो, जो ये वैल्यू हमने निकाली इसको यहां पे रख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहा कि एटॉमिक मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, अब देखो इतने एटम्स का मास कितना होगा, 12 ग्राम। अब वो उसमें क्या था 12 AMU, जब हमने कहा तो वो एक एटम का मास था, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा एक एटम का मास कितना है तो 12 AMU, लेकिन एक मोल एटम का मास यानी इतने एटम का मास कितना है 12 ग्राम। तो अब बताओ एक एटम का मास कितना होगा ग्राम में,
बता सकते हो? एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा? ये जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी? अपॉन में। जो भी यहाँ पे अपॉन में चली जाएगी। ये कहाँ जाएगी? ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? अपॉन अपॉन में। यूनिटरी मेथड लगा अपॉन देंगे में तो हो जाएगी 12 अपॉन 12 अपॉन 6.0 6.022 इंटू 10 की पावर अब 23। हम, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एक एटम का मास बताओ ग्राम में, तो ये ग्राम में आ गया मास। आप इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ग्राम में मास आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। को 12 डिवाइडेड बाय 6.022 ये आएगा लगभग 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो एक एटम जो कार्बन होता है उसका मास कितना होता है? 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये इतना, ये आ गया है हमारा आंसर वन एटम का। अब देखो, अभी हमने कहा इसमें कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? 1/12 होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। वन कार्बन एटम कहा था हमने, AMU इज इक्वल टू कि मास ऑफ वन कार्बन एटम कहा था। यस सर। तो अब देखो 1/12 और वन एटम, कार्बन एटम का मास कितना निकाला अभी हमने? 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 23। अब ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1 अपॉन 6 6 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 1 AMU। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो गया आपका? अब यहाँ पे क्या होगा? देखो AMU इज इक्वल टू ये आ गया AMU। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इसका मतलब समझ जाओ आप, एक AMU में कितने ग्राम होते हैं? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हम यस सर। ये नहीं कहेंगे कि वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कार्बन, वन कार्बन का एटॉमिक मास बताओ AMU में, तो ये हो गया AMU 12 AMU, लेकिन ये किस में दिया हुआ था? एटम में। मैंने कहा ग्राम में बताओ, तो आप बोल गए 12 ग्राम है, लेकिन ये किस में दिया हुआ है? मोल में। दोनों में डिफरेंस है। मोल को अगर हमने कन्वर्ट किया तो ये आया आंसर 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। 12 AMU करेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने AMU को चेंज करना होगा आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अब देखो इसमें एक और चीज आती है, ग्राम एटॉमिक मास। एक होता है एक्चुअल मास। पहले एक्चुअल मास बता देता हूं आपको, इतना नहीं है आपके पास बोर्ड में उसमें, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए रहेगा। जितना आपने डीपली पढ़ोगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है AMU इंटू, अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगी, तो वो उसका एक्चुअल मास हो जाएगा। देखो इसमें ये किस में था? ग्राम में था आपके पास। तो AMU को जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसी भी एटम का क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास, उसका एक्चुअल मास आ जाएगा। एक्चुअल मास आ जाएगा उसका। हाँ, एक्चुअल मास इज इक्वल टू जितना AMU दिया होगा इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। अब इसमें एक और वर्ड आता है आपके पास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि जो भी एटॉमिक मास आपको दिया होगा, जो भी एटॉमिक मास आपको गिवन होगा, एटॉमिक मास, उसको अगर आप किस में लिखोगे? ग्राम के टर्म्स में लिखो, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी एटॉमिक मास को अगर आपने ग्राम के टर्म्स में लिखा हुआ है तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अभी हमने कहा कि कार्बन का मास है 12 ग्राम, तो इसका मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास आप कह रहे हो। यानी जो भी एटॉमिक मास होगा
अगर आप उसे ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको ग्राम में बता रहे हो, तो उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। और जब भी आप ग्राम में चेंज करोगे तो जो ग्राम एटॉमिक मास होगा उसमें क्या होना चाहिए, वो 1 मोल के लिए होता है हर हमेशा। जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो ग्राम में जब भी आप किसी चीज को लिखोगे एटॉमिक मास को, तो वो 1 मोल के लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल मास से। उसका एक्चुअल मास कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से, यानी 1 मोल से, तो वो उसका बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ये तो उसका था एक्चुअल मास। एक्चुअल मास तो ये हो गया उसका। और हम जब ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं तो ग्राम कभी भी होता है तो 1 मोल के लिए होता है, तो हमने 1 मोल से उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। और एक चीज का यस सर। कि जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 निकाला है, ये एक्चुअल में क्या है, 1/6.022 इंटू 10⁻23 है। यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर क्या होता है, यहाँ पे कट जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे हमने क्या किया कि किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे, तो ये वैल्यू ये इसके 1 के इक्वल है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यही आंसर आ जाएगा, तभी आंसर सेम आता है। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है जो इसका एटॉमिक मास है 16 AMU। अब बताओ इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास भी कितना होगा, 16 ग्राम ही होता है, सेम होता है। लेकिन उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है कि जितने AMU लिखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। और ग्राम में चेंज होने के बाद उसे कहेंगे उसका एक्चुअल मास कितना है, एक एटम का ग्राम में कितना मास है, तो ग्राम में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास का मतलब पर मोल के टर्म्स में हम कह रहे हैं, तो एक मोल के लिए हमने एक मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एटम का मास 5 ग्राम है, तो एक मोल का कितना होगा, तो एक मोल से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक मोल का मास होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। यानी जितने AMU होगा उतने ही ग्राम आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, दोनों चीज सेम लगती है हमें। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, और ग्राम में बताएंगे तो 1 ग्राम, तो आपको लगेगा कि दोनों सेम हैं, लेकिन सेम होते नहीं है, दिखने में हमें लगता है बस, इसीलिए ये डिफरेंस है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU और ग्राम में 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम। हाँ, तो आपको क्या लगेगा कि ग्राम और AMU सेम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। AMU किसके रिस्पेक्ट में है, पर एटम के रिस्पेक्ट में, और ग्राम किसके रिस्पेक्ट में होता है, पर मोल के रिस्पेक्ट में। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो दिखने में हमें लगता है कि दोनों सेम हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो यूनिफाइड यूनिट क्या हुआ, यूनिफाइड यूनिट क्या होती है, यूनिट यूज फॉर इंडिकेटिंग मास। देखो यूनिफाइड यूनिट जिसे कहते हैं यू, तो यू क्या होती है, एक यूनिट होती है, मैंने कहा जिसको आप मॉडर्न में हम कहते हैं यूनिट यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग मास एट एन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल। यानी एटम या मॉलिक्यूल के स्केल में अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज को यूनिट से दिखाते हैं तो वो यू होती है, इसे यूनिफाइड यूनिट कहते हैं। तो ये यूनिट को शो करती है। तो जनरल डिफाइनर्स की कोई ज़्यादा खास नहीं है, ना कभी पूछा जाता है, ये इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा आपने, ऐसी क्या होता है, रिलेटिव मोलर मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। देखो मोलर और मॉलिक्यूलर सेम वर्ड है,
मॉलिक्यूलर थोड़ा बड़ा वर्ड था तो इसको शॉर्ट कर दिया गया, इसको मॉडर्न कर दिया गया, ठीक है। पहले मॉलिक्यूल ही बोलते थे, मॉलिक्यूलर मास बताओ, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो उसको शॉर्ट कर दिया गया कि मॉलिक्यूलर कौन कहेगा, इससे अच्छा हम क्या कहें उसे, मोलर मास कहें। तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम होते हैं। इसकी डिफाइन भी सेम होती है जो किसकी डिफाइन थी, एटॉमिक मास की डिफाइन थी। तो इसकी डिफाइन क्या है, द प्योर नंबर, कोई ऐसा नंबर होगा विच इंडिकेट, जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज हैवियर, कितना भारी है, क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन करना पड़ता है हमें, इन कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ 1C12 एटम, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल के टर्म्स में देखते हैं, एटम में हम एटम के टर्म्स में देखते हैं। बात सेम है कि वो कितना टाइम्स उससे हैवियर है। जैसे अभी मैंने कहा एटम के बारे में, ऐसी मॉलिक्यूल के बारे में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जब हम एटम की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि किसी का एटॉमिक मास कितना है, 20 है, तो वो इतने टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। जिसका तो हमने क्या किया, कंपेयर मार्क्स लिखे हुए, ये एक्चुअल में उसके मास नहीं है, कंपैरिजन करके जो मास आया था वो लिखा हुआ है। ऐसी मोलर मास को भी हमने क्या किया, सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी वही किया, हमने कंपैरिजन किया है कि वो कितना टाइम्स हैवियर है दूसरे से। मॉलिक्यूल के टर्म्स में कहेंगे तो मोलर मास, एटम के टर्म्स में कहेंगे तो एटॉमिक मास। और ऐसी सेम आता है ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी ग्राम मोलर मास। तो ग्राम मोलर मास में क्या होगा कि जब आप मोलर मास को किस में लिखोगे, ग्राम में, एएमयू में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने मोलर मास को किस में लिखा है, ग्राम में लिखा है, तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और जब आप एएमयू में लिखते हो तो वो यू हो गया, जो पहले था यूनिट वैसे ही सेम रहेगी। तो जनरली जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम ग्राम मोलर मास में उसे लिखते हैं। अब आपको क्वेश्चन अच्छा रिज्वाइन करो उसे सेम आईडी पे, टाइम खत्म हो गया।